देश की सबसे बड़ी अदालत ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर पर बड़ी टिप्पणी करते हुए इसे वैध और संवैधानिक प्रक्रिया बताया। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची को अपडेट और सत्यापित करने का पूरा अधिकार है। अदालत ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया किसी भी तरह से मनमानी नहीं है। कोर्ट ने यह भी माना है कि 11 दस्तावेजों के आधार पर मतदाता सत्यापन और आधार कार्ड को शामिल करने का आदेश पूरी तरह उचित है और इसे वैध नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जब तक चुनाव आयोग किसी प्रक्रिया को संवैधानिक शर्तें पूरी न करने के आधार पर आयोग नहीं पाता, तब तक उसे कानून के अनुसार निर्णय के लिए समक्ष प्राधिकारी के पास भेजा जाएगा, यानी प्रक्रिया पूरी तरह नियम आधारित होगी। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि चुनाव आयोग ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया और एसआईआर प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की गंभीर खामी सामने नहीं आई है। इसी के साथ कोर्ट ने इस मामले में सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद चुनाव आयोग की शक्तियां और मजबूत होती दिखाई दे रही है। आयोग का कहना है कि एसआईआर का उद्देश्य केवल मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाना है, न कि किसी मतदाता को हटाना। हालांकि इस फैसले के बाद भी सियासी घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया के जरिए बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में बदलाव हो सकते हैं, जिससे कुछ वर्गों के वोट प्रभावित हो सकते हैं। एसआईआर की प्रक्रिया पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया, कांग्रेस किसी भी वैध वोट को हटाने या किसी वैध वोट को जोड़ने की अनुमति नहीं देगी। हम पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। मीटिंग हुई है, गठन हुआ है, उसमें चर्चा की है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट हुआ है। एसआईआर जो है 2002 में हुई थी और उसका मकसद एक ही है। एसआईआर का हमारे को इतना तरीके का है, तो उस तरीके को करने के लिए मकसद तो एक ही एसआईआर का, भाई कोई वोट जेन्युइन वोट रहे ना, नकली वोट बने ना। उस आए हुए BLA1 और सभी यहाँ पर कि किस प्रकार से ये इंश्योर किया जाए कि कोई ऐसी गड़बड़ ना हो सके। मकसद ये है कि लोगों को सचेत भी किया जाए, अवेयरनेस भी की जाए कि भाई आपकी वोट कटे ना, लोगों को अवेयरनेस करें। कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर नजर रखने के लिए विशिष्ट नेताओं की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया। पार्टी का कहना है कि वे हर स्तर पर इस प्रक्रिया की निगरानी करेगी ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो सके। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया कानून के तहत और पारदर्शी तरीके से चल रही है। आयोग के अनुसार एसआईआर का उद्देश्य सिर्फ मतदाता सूची को मजबूत करना है, न कि राजनीतिक हस्तक्षेप करना। सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद जहां चुनाव आयोग को कानूनी मजबूती मिली है, वहीं विपक्ष के सवालों ने इस मुद्दे को और राजनीतिक बना दिया है। ऐसे में एसआईआर को लेकर आने वाले दिनों में सियासी टकराव और तेज होने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब इस मुद्दे पर तमाम सवाल भी खड़े हो जाते हैं और सवाल खड़ा होना भी लाजमी है। अब सभी सवाल एक एक करके आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे और सवाल नंबर 1, सबसे पहले आपको बता दें कि एसआईआर से वोटर लिस्ट बदलेगी क्या। सवाल नंबर 2, चुनाव आयोग की भूमिका आखिर क्या है। सवाल नंबर 3, एसआईआर पर विवाद आखिर क्यों जारी है। अब सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हो गई है और अब साफ तौर पर आज कांग्रेस की बैठक भी देखने को मिली। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया, हम कोई भी वोट कटने नहीं देंगे और एक्स्ट्रा वोट जुड़ने नहीं देंगे। अब फिलहाल देखिए, इस पूरे मुद्दे पर सभी की नजरें टिकी हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पष्ट कहा गया है, ये वैध है, वे अपना काले कर रहे हैं निष्पक्ष तरीके से, पर फिर भी घमासान आखिर क्यों जारी है। तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। सभी सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन सभी सवालों पर हम जवाब भी लेंगे। हमारे साथ पैनल में तमाम मेहमान जुड़ेंगे, सत्ता पक्ष, विपक्ष, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि देखिए चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है। अब ये पूरा मुद्दा गहराता हुआ नजर आ रहा है। ये तमाम सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि इसमें जांच की जाती है कि कितने लोग मर चुके हैं, जिनके वोट अभी भी बने हुए हैं उनको हटाया जाता है, कितने लोग यहां से जा चुके हैं फिर भी उनका वोट बना हुआ है। ये सभी चीजों की जांच की जाएगी। अब हरियाणा में एसआईआर होना है। फिलहाल सभी की नजरें एसआईआर पर तो टिकी हुई है। अभी फिलहाल विपक्ष भी पूरी तैयारी कर रहा है
और सत्ता पक्ष भी पूरी तैयारी कर रहा है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई भी एक्स्ट्रा वोट यहाँ पर नहीं आना चाहिए और जो वैध है वो कटने नहीं चाहिए। आज बैठक भी देखने को मिली। आज इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे और विपक्ष की भी राय जानेंगे। आखिर विपक्ष इतना परेशान एसआईआर पर क्यों है? देखिए, चर्चा की अब शुरुआत करते हैं। चर्चा में हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता रविंद्र सांगवान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सुरेश रोड जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और एनएलडी से प्रवक्ता ओंकार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ बाद में जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ पैनलिस्ट हमारे जुड़ गए। सबसे पहले आप सभी का पैनल में बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से करना चाहूंगी। सुरेश रोड जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही रहने वाला है। एसआईआर पर कांग्रेस पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? पहला सवाल मैं स्पष्ट यही जानना चाहूंगी, आपकी प्रतिक्रिया। जी सुरेश जी। प्रिया जी, कांग्रेस पार्टी की आज बैठक हुई है। आपने भली बात ही अवगत कराया आपके टीवी चैनल पर इस डिबेट, और ये बैठक हमारी चिंता दर्शाती है किस बात को लेकर? मतदान सूचियों में गड़बड़ी को लेकर। एसआईआर चुनाव आयोग का दायित्व भी है, कर्तव्य भी बनता है और यही उच्चतम न्यायालय ने कहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा न्यायपालिका का सम्मान करती आई है, लेकिन हमारा पक्ष कुछ और है। हमारा पक्ष ये है कि एसआईआर के नाम के ऊपर मतदान सूचियों में गड़बड़ी कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी और इसी को लेकर आज हमारी बीएलए और हमारे जिला अध्यक्षों की बैठक जो है वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय चंडीगढ़ में हुई है। हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे पार्टी प्रधान राव नरेंद्र सिंह जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के साथ साथ हमारे एआईसीसी से भी सीनियर नेताओं ने उसमें भाग लिया है। तो हम अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। विपक्ष का दायित्व भी बनता है कि हम लोकतंत्र की और चुनाव आयोग की निष्पक्षता की हिमायत करें। हमारी चिंता कोई व्यर्थ की नहीं है। पिछले कई प्रदेशों के चुनाव में प्रिया जी आपने देखा कि किस तरीके से ईवीएम के साथ साथ मतदान सूचियों में गड़बड़ की गई है। तो भारतीय जनता पार्टी लोगों ने बनाई तो इसलिए थी कि ये सत्ता में बैठकर, सरकार में बैठकर जन कल्याणकारी कार्य करेंगे, लेकिन ये जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से भागकर चुनावी प्रक्रिया में ही लग जाते हैं। कोई पार्टी चुनावी काम कीजिएगा, हमें कोई उस पर आपत्ति नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी है, बीजेपी भी, आईएनएलडी भी है। हर एक राजनीतिक पार्टी अपना चुनावी संगठन मजबूत करती है, चुनावी मैनेजमेंट को सही करती है, वो उनका दायित्व है। लेकिन कोई सरकार पार्टी के लिए काम करे, देश को और प्रदेश को छोड़ के, ये पहली बार भाजपा की सरकार में देखने को मिल रहा है। और ये इतने अज्ञानी लोग हैं, इस बात को ये बोलते भी हैं कि हम तो अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को जन कल्याणकारी कार्य करने के लिए, जनता के प्रति, संविधान के प्रति और लोकतंत्र के प्रति निष्ठा निभाने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। आप भारतीय जनता पार्टी के तौर पर काम नहीं कर सकते। ये किसी मुख्यमंत्री का काम नहीं है कि आप पंजाब में जाके हर रोज कैंपेन करते रहो, हरियाणा की जनता के खून पसीने के टैक्स के पैसे को आप ऐसे व्यर्थ करते रहो। लेकिन इन लोगों के ऊपर इस बात का कोई असर नहीं पड़ता। ये जो चाहें तो वो इनके लिए सही है। इनके लिए ना संविधान मायने रखता, ना लोकतंत्र की मर्यादा मायने रखती। मैं दोबारा से आपने जितने भी सवाल उठाए भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से जरूर करूंगी। फिलहाल मैं ओंकार जी की भी राय ले लेती हूं। ओंकार जी, फिलहाल मैं आपकी राय जानना चाहती हूं। देखिए, याचिका दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई है। इस पूरी प्रक्रिया को वैध बताया गया है। एनएलडी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? जी ओंकार जी। प्रिया जी, देखिए, आपने शुरू में 3 प्रश्न पूछे। आपने कहा क्या ये एसआईआर की प्रक्रिया से मतदाता सूची में परिवर्तन होगा? बिल्कुल, परिवर्तन तो 100% होगा, क्योंकि जो आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं, जो आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं, उसका जवाब चुनाव आयोग नहीं देता, बीजेपी देती है। हमें एसआईआर की प्रक्रिया से कोई
इतराज नहीं है, आप कीजिए, लेकिन फार्मूला और फंडा बिल्कुल क्लियर है। पहली बात, किसी भी व्यक्ति का नाम जो नाजायज है वो वोटर लिस्ट में ना रहे और जो जायज है वो कटे ना। दूसरी बात आपने पूछी कि इसमें सीईसी की भूमिका क्या है मुख्य चुनाव आयोग की, वो तो सिर्फ एक बीजेपी का रखवाला बन के रह गया। पहले जब भी कोई बात होती थी हमें सर्वोच्च न्यायालय पे बहुत उम्मीद होती थी, अब भी है। हम सर्वोच्च न्यायालय पे किसी भी निर्णय पर किंतु परंतु नहीं कर सकते, हमारे संवैधानिक दायरे हैं। लेकिन आज जिस तरह से सीईसी की कार्य प्रणाली पर मोहर लगाई जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं जनता के मन में संदेह उत्पन्न होना लाजमी है। आप करिए, एसआईआर की प्रक्रिया करिए, शोध करिए, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जी रहे हैं। हमें प्रश्न पूछने का अधिकार है और प्रश्न सत्ता से किया जाता है, विपक्ष से नहीं किया जाता। हमें यह पूछने का अधिकार है कि बिहार में चुनाव हुए 65 लाख लोग वोट कट गए, बंगाल में हुए 91 लाख वोट कटे। हमें यह पूछने का तो अधिकार है कि आप कई राज्यों में एसआईआर कर चुके हैं, उन राज्यों में सिर्फ 4 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। पहला, कितने घुसपैठिए पकड़े गए प्रत्येक स्टेट में? आप एक पत्र जारी कर सकते हो, जनता को पता लगना चाहिए, लोकतंत्र है। दूसरा, जो घुसपैठिए पकड़े गए वो किस धर्म से संबंधित है? हिंदू हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं। तीसरा, वो घुसपैठिए किस देश से संबंधित है? म्यांमार के हैं, बांग्लादेश के हैं, नेपाल के हैं, पाकिस्तान के हैं। चौथा, उन घुसपैठियों के खिलाफ आपने अब तक क्या कार्रवाई करी? क्या उनको बाहर निकाल दिया कि अभी भी वो भारत में बने हुए? ये चारों प्रश्न प्रिया जी हमारे को पूछने का अधिकार है, वाजिब अधिकार है, और सरकार का इस अधिकार पर डाका नहीं डलना चाहिए, बताना चाहिए। अब बात करते हैं हरियाणा की। देखिए, इसमें गर्मी कितनी पड़ रही है आपको भी मालूम है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हमारी बहनें, बेटियां, जो बच्चे हमारे एसआईआर की प्रक्रिया करेंगे, वो ज्यादातर स्कूल के टीचर हैं, छुट्टियों के दिन है, और छुट्टियां इसलिए होती हैं कि ग्रीष्म काल में गर्मी बहुत ज्यादा है। क्या ये उचित समय? पहली बात, आप करिए, हम साथ हैं आपके। दूसरा, हरियाणा तो किसी इंटरनेशनल स्टेट से नहीं लगता, देश से नहीं लगता। हमारे यहाँ घुसपैठिए कौन से हो सकते हैं? हाँ, बीजेपी को घुसपैठिए हो सकते हैं, किसी दूसरी स्टेट से हरियाणा में आके इनकी वोट बना दी हो, लेकिन मेरे को लगता नहीं हरियाणा में कोई दूसरे देशों के घुसपैठिए होंगे। अगर हैं तो कम से कम हमारी शंका को दूर कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम आपका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन 2 बिल्कुल वाजिब प्रश्न है कि आज गर्मी की पोजीशन क्या है। आज अगर बच्चे बच्चियां जाके एसआईआर की प्रक्रिया मोहल्ले, गांव और शहरों में और घरों में जाके करेंगे तो हालात कैसे होंगे? कोई समय सीमा होनी जरूरी है। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक कर दीजिए, शाम को 5 से 8 बजे तक कर दीजिए, ठीक रहेगा। दूसरा, एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है इस सारी प्रक्रिया में, कि जो हम एसआईआर की प्रक्रिया करते हैं वो स्कूल के अध्यापकों द्वारा करवाते हैं जी, ज्यादातर, और भी एम्प्लॉय होते हैं, लेकिन इनमें प्राइवेट स्कूलों के अध्यापक भी हैं जिनको बेचारों को 3000-4000 रुपए तनख्वाह मिलती है मात्र। इसके अतिरिक्त अगर हम ये प्रक्रिया करना चाहें तो हमारे पास एक बेरोजगारों की फौज है, पूरी फौज। आप उस फौज को काम दीजिए, काम भी बढ़िया होगा, उनको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, बच्चों को, नए बच्चों को, और उनके घर में 2 पैसे दाने खाने के लिए आएंगे। ये हमारी विरोध है और हम इनकी प्रक्रिया में कोई दखल नहीं देते, हम इनका साथ देंगे, सहयोग देंगे। ठीक है, मैं आपने जितने भी सवाल उठाए भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से, उन सवालों का भी जवाब लेंगे। फिलहाल वरिष्ठ पत्रकार की भी हम लाइव जान लेते हैं। केसी मलकानिया जी, फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए ये पूरा मुद्दा लगातार जब से एसआईआर शुरू हुआ है पूरे देश भर में घमासान देखने को मिला। पश्चिम बंगाल की बात की जाए, बिहार की बात की जाए, हर एक जगह तमाम सवाल उठते हुए नजर आए। अब हरियाणा में एसआईआर होना है, लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, और चुनाव आयोग के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पर बार बार सवाल विपक्ष उठा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर मैं आपसे समझना चाहूंगी मलकानिया जी।
प्रिया जी, जो SIR है वो इसलिए है कि जो मतदाता असली है वो वोटर लिस्ट में रहे। जो मतदाता नहीं है, यहाँ का नहीं है, या जिसकी मृत्यु हो गई है, या जो शहर छोड़कर दूसरे शहर में चला गया है, उसका नाम कट जाए, और जो मतदाता 18 साल से ऊपर हो गया है उसका जो नाम है इसमें जोड़ा जाए, इसलिए होती है। और ये तो रेगुलर प्रोसेस है, आदमी का जन्म होना या मरना ये निश्चित है, तो इस तरह लोग की मृत्यु भी हो जाती है। कुछ लोग शहर छोड़कर दूसरे शहर में चल जाते हैं, तबादले हो जाते हैं, इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। परंतु इसके लिए जो है ये जरूरी है कि हमें उनका जो मतदाता लिस्ट में नाम है वो रह जाता है, उसको चेक करें। जो अब हम कोई शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाता है तो वो पीछे अपने मतदाता सूची से अपना नाम नहीं कटाएगा, उसको क्या जरूरत है। परंतु जब SIR होगी तो जब घर जाकर पूछेंगे ये है या नहीं, जब उन्हें मतदाता वहां नहीं मिलेगा, SIR में जब आप घर घर जाएंगे और जो लोग नहीं मिलेंगे उनका नाम ऑटोमेटिकली कट जाएगा। जहां तक घुसपैठियों का सवाल है, ये सिर्फ घुसपैठियों के लिए नहीं है, घुसपैठिए तो सिर्फ बॉर्डर स्टेट में है, और बॉर्डर स्टेट के साथ साथ जो है वहां हो सकता है घुसपैठिए। और हम देखते हैं कलकत्ता वगैरह जो पश्चिम बंगाल है, वहां से लोग जा रहे हैं, रोज हजारों की संख्या में देश छोड़कर जा रहे हैं जो घुसपैठी है। जब SIR की प्रक्रिया चली है या नई सरकार बनी है उसके बाद छोड़कर जा रहे हैं, तो ये प्रक्रिया पे सवाल नहीं उठना चाहिए। जो जहां तक कहते हैं कि भाजपा जवाब देती है, भाजपा जवाब नहीं, एक किस्म से भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। अगर किसी भी संवैधानिक संस्था पर सवाल उठता है तो उसका जवाब संवैधानिक संस्था तो देगी, परंतु सरकार की भी जिम्मेवारी है कि वो संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता बनाए रखे और उसके पक्ष में अपने विचार दें। अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी अगर उनकी विश्वसनीयता पर मोहर लगाते हैं तो विपक्ष को उसकी विश्वसनीयता को मानना चाहिए। जब आपके पक्ष में कोई बात आ जाती है तो आप कहते हैं हाई कोर्ट भी ठीक है, संवैधानिक संस्था भी ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी ठीक है। अगर आप कोई बात उनके बरखिलाफ चल जाती है, विपक्ष के बरखिलाफ चलती है, या उन्हें लगता है कि हमारी जीत नहीं होगी, तो दूसरा होगा, तो वो उसके बरखिलाफ चल जाते हैं। अब बैलेट पेपर से पंजाब में चुनाव हुए, MMC के होते हैं, राज्यसभा के चुनाव होते हैं, उसमें देखते हैं 10% जो वोट है वो गलत निकलते हैं, रद्द हो जाते हैं। तो इस प्रकार के सवाल उठाते रहे, विपक्ष का काम है। जो कमियां हैं उसको उजागर करें और सरकार को आईना दिखाएं, तो लोग जो है विपक्ष के साथ लोग भी जुड़ेंगे जिनके साथ किसी प्रकार की घटनाएं होती हैं, जिनका वोट कटता है, जिन्हें रोजगार नहीं मिलते, वो विपक्ष के साथ जाएगा और सरकार के विरोध में जाएगा। परंतु अगर आप ठीक तरह से ठीक पक्षधर नहीं रखेंगे, गलत बातों आगे लाएंगे, तो जो जनता है वो आपके साथ नहीं जुड़ेगी और इससे आपको घाटा रहेगा। ठीक है मलकानिया जी, अब मैं रविंद्र सांगवान जी के पास जाना चाहूंगी। रविंद्र जी, आपने पूरे पैनल को सुना, आखिर क्यों बार बार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहे हैं? चुनाव आयोग पर आरोप तो लगते ही लगते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी को भी विपक्ष पूरी तरीके से घेर रहा है। जी रविंद्र जी। प्रिया जी नमस्कार, सभी दर्शकों को प्रणाम और मेरे सभी साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। प्रिया जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है और SIR का भी भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता SIR की पूरी प्रक्रिया के अंदर चुनाव आयोग का सहयोग कर रहे हैं। हमारे जो सभी BLA1 हैं, हमारे सभी BLA1 रजिस्टर्ड हो गए हैं और हमारी प्रदेश की जो SIR के काम के लिए जो टोली है वो हमारी टोली काम कर रही है। उसके साथ जिले के अंदर हमारी टीम है और विधानसभा वाइज हमारे 4 या 5 मंडल हैं, सभी हमारी टीमें काम कर रही हैं। और 21,000 के करीब जो BLA2 हैं वो BLA2 चुनाव आयोग के साथ हमारे रजिस्टर्ड हो चुके हैं, क्योंकि ये जो काम शुरू हो रहा है 15 जून से जो काम शुरू होगा उसके लिए 5 जून से जो है वो ट्रेनिंग शुरू होगी। और इसके अंदर सारी जगह देखिए, सबसे पहले तो जो चुनाव आयोग का कार्य है, और चुनाव आयोग जैसा हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी ने बताया कि जो फर्जी वोट है उसको खत्म किया जाएगा,
नई वोट को बनाया जाएगा, डबल वोट को खत्म किया जाएगा और जो मृत व्यक्ति हैं उनकी वोट को उसके अंदर से डिलीट किया जाएगा। इसलिए एक जो शुद्ध मतदाता सूची जो है वो आएगी। और दूसरा इसके अंदर से ये है कि जिन हम सभी लोग एनुमरेशन फार्म भरेंगे, जिनकी या उनके परिवार की, माता पिता की, दादाजी की, किसी की भी वोट 2002 की सूची के अंदर है, उसको उस एनुमरेशन फार्म के साथ कुछ नहीं लगाना। लेकिन जिनकी 2002 की सूची के अंदर परिवार में से किसी की वोट नहीं है या उनकी किसी भी तरीके से कहीं पर भी मिलान नहीं हो रहा सारे हरियाणा की सूची के अंदर से, वो अपना डॉक्यूमेंट लगा करके अपनी वोट का फार्म भरेंगे, उनकी वोट बन जाएगी। और उसके बाद भी ये जो प्रक्रिया है, ये कोई प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि एसआईआर के बाद बंद हो जाती है। ये प्रक्रिया वोट बनवाने की चलती रहती है। और ये जो इतना विरोध कर रहे हैं, 4.25 साल पड़े हैं, अभी तो 1.25 साल हुआ हमारी सरकार को हरियाणा के अंदर, अभी 4.25 साल पड़े हैं। 4.25 साल के अंदर इनको जितना कहीं पर भी विरोध करना है उसमें करते रहे। आज तो चुनाव आयोग का हम सभी को सहयोग करना चाहिए। एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रही है, एसआईआर कोई भारतीय जनता पार्टी ने शुरू नहीं की है, एसआईआर कांग्रेस की सरकार ने ही शुरू की थी। एसआईआर पहले भी 7 बार हो चुकी है, अब की बार एसआईआर हो रही है। ये जिस प्रकार से विरोध कर रही हैं, उस विरोध के 2 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि ये घुसपैठियों की वोट लेना चाहते हैं, जो भारत के विरोध के अंदर शक्तियां या भारत के अंदर जो दूसरे देशों के लोग आकर के अवैध तरीके से रहना चाहते हैं, उनकी वोट लेना चाहते हैं। दूसरा ये क्या करना चाहते हैं, ये भारत के संविधान का विरोध करना चाहते हैं। संविधानिक जो संस्थाएं हैं, उन संवैधानिक संस्थाओं का विरोध करना चाहते हैं। जो वोट वैध है वो वोट हटा दिए जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हुए नजर आए कि कोई भी एक्स्ट्रा वोट जोड़ने नहीं देंगे और जो वोट है उसको कटने नहीं देंगे। ये देखिए, प्रिया जी, मैं आपको वही बात बता रहा हूं कि ये वोट की फाइनल सूची जो आएगी उसके बाद भी वोट बनने की प्रक्रिया रहेगी। और दूसरी बात ये है, ये विरोध इसलिए कर रहे हैं, आज इन्होंने प्रदेश की मीटिंग बुलाई है, आज इन्होंने सिर्फ BLA1 इनके बने हैं, जो 21,000 BLA2 बनने हैं वो ये कहां से बनाएंगे? संगठन इनके पास है नहीं, प्रदेश और जिला अध्यक्ष से आगे ये बढ़े नहीं, हलकों के अंदर इनकी टीम नहीं है। चुनाव आयोग ने हर जगह BLA2 मांगे हैं। और मैं तो सारे विपक्ष से निवेदन करना चाहूंगा, कांग्रेस तो फिर भी चलो इन्होंने प्रदेश की टीम बना ली है, प्रदेश की आज इन्होंने मीटिंग कर ली है। आज से पहले चुनाव आयोग 3 बार हर पार्टी को बुला चुका है और BLA2 के लिए चुनाव आयोग इन सभी से जो है निवेदन कर चुका है कि आप अपने BLA2 रजिस्टर्ड करा दें। लेकिन कांग्रेस ने तो फिर भी चलो थोड़े बहुत रजिस्टर्ड कराए हैं, हालांकि कुछ भी नहीं रजिस्टर्ड कराए। 21,000 के करीब जो है वो BLA2 रजिस्टर्ड होने हैं, लेकिन इन्होंने उसके अंदर से 25% भी अभी रजिस्टर्ड नहीं कराए हैं, क्योंकि कार्यकर्ता इनके पास है नहीं। और दूसरे जो दल हैं, जैसे ये इंडियन नेशनल लोकदल के साथी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इनका इनके अंदर इंटरेस्ट है ही नहीं। इनके कहीं पर भी किसी हलके के अंदर जो है ना अभी तक BLA1 रजिस्टर्ड हुए हैं, ना BLA2 रजिस्टर्ड हुए हैं। तो चुनाव आयोग का सहयोग हम लोग करेंगे। और देखिए, जो एनुमरेशन फार्म है, एनुमरेशन फार्म भरवाने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव आयोग की मदद करेंगे। BLA2 जो होता है वो BLA2 परमानेंट ही होता है वहां पर, और हर बूथ के अंदर जो वोट होती है वो वोट लगभग 900 से 1000 के बीच में रहती है। और इसके अंदर जो नए बूथ बनवाने की योजना है, उस योजना को भी इसके अंदर इंप्लीमेंट करना है। नए बूथ भी बनेंगे, जहां पर मान लो वोटर ज्यादा हो जाएंगे वहां पर नए बूथ जो हैं वो बनेंगे। तो इस प्रकार की ये सारी प्रक्रिया रहेगी। इस सारी प्रक्रिया के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है, लेकिन दूसरे जो दल हैं, दूसरे दलों की इसकी तैयारी नहीं है और उसकी तैयारी इनको करनी चाहिए। हाँ, एसआईआर के अंदर जो सबसे ज्यादा देखिए, जो इनका जो विरोध करने का सबसे ज्यादा कारण है कि जिनके पास देश के अंदर रहने का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जिनको हम घुसपैठिए कह सकते हैं, वो घुसपैठिए निश्चित तौर पर इस वोटर लिस्ट से अब बाहर जाएंगे। और जिन लोगों ने फर्जी वोट बनवा रखी है, जैसे ये कांग्रेस के साथी बार बार कहते हैं, मैं आपको कुरुक्षेत्र का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। कुरुक्षेत्र के अंदर जो थानेश्वर विधानसभा है, थानेश्वर विधानसभा के अंदर जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे अशोक अरोड़ा, उन्होंने यहाँ पे फर्जी वोट्स बनवा रखी थी। जो लोग बाहर चले गए विदेशों के अंदर, उनकी वोट वो डलवाते थे और 1000 के करीब जो वोट है वो फर्जी डली। उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सुभाष सुधा जी, वो माननीय हाईकोर्ट गए हुए हैं, उन्होंने हाईकोर्ट के अंदर याचिका लगाई हुई है। तो इस प्रकार की जो सारी व्यवस्था है, एसआईआर के इस 1 महीने के कार्य के अंदर जो हमारी सूची है
वो पूर्णतः शुद्ध होकर के आएगी। जी। कांग्रेस पार्टी को विरोध करने की बजाय अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करना चाहिए, है। जनता की सेवा के अंदर लगना चाहिए। हर बूथ के ऊपर कार्यकर्ताओं को सभी वोटरों की, नए वोटरों का स्वागत करना चाहिए जो नए वोटर बनेंगे, और वोटर लिस्ट की जो शुद्धि है उस शुद्धि को कराने के लिए जनता की मदद करनी चाहिए। और ये जो इंडियन नेशनल लोकदल के जो प्रवक्ता बोल रहे थे, एक सवाल ये भी है ना कि चुनाव होते हैं उससे एक दिन एकदम से जल्दीबाजी क्यों की गई? पश्चिम बंगाल में, बिहार में थोड़ा समय ले सकते थे, इतनी जल्दीबाजी क्या थी? देखिए, चुनाव आयोग ये तो नहीं है कि सिर्फ एक प्रदेश का चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था का विरोध नहीं करना चाहिए। चुनाव आयोग ने सारे देश की तैयारी की है, हर मौसम के अनुसार, दिनों के अनुसार, सब इलेक्शंस के अनुसार उन्होंने तैयारी की है। उस तैयारी के नाते, और दूसरी, ये जो बार बार कह रहे हैं कांग्रेस के लोग, कांग्रेस का पश्चिमी बंगाल के अंदर है क्या था, इनका क्या है, इनकी कौन सी वोट कट गई वहां पे? पश्चिमी बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार थी। ममता बनर्जी की सरकार ने फेक डॉक्यूमेंट बनवा करके बहुत वोट बनवाने का काम किया। वो वोट भी आहिस्ता आहिस्ता जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो कटवाने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि एसआईआर की लिस्ट के अंदर जिनकी फेक वोट मान लो किसी भी तरीके से बन भी गई तो वो जी, ऐसा लगता है सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता ही देशभक्त हैं, बाकी तो सारे देशद्रोही हैं। के साथियों, भाइयों, कम से कम ऐसा लगता है प्रिया जी, सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता ही देशभक्त हैं और यही पार्टी एक देशभक्त है, बाकी सारे देशद्रोही हैं। आप चिंता न कीजिए, जिस तरह से युवाओं में विद्रोह पैदा हो रहा है आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। ओंकार जी, एक एक करके। रविंद्र जी, ठीक है, अभी फिलहाल मैं सुरेश जी की भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, काफी देर से बोलने का प्रयास करें। सुरेश जी, रखिए अब अपनी बात को। जी प्रिया जी, मैं ये बताना चाह रहा था, हरियाणा में जो बैठक हुई है वो हरियाणा की चर्चा हम कर रहे हैं आज जी। हमें इसी पर केंद्रित रहना चाहिए। हरियाणा में घुसपैठियों की जो बात है वो भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों के तौर पर शामिल हुए हैं। वो यहाँ पर घुसपैठिए जो है वो अंधभक्त मिलेंगे। एक एक बाहर से बुला के एक एक व्यक्ति, कोई यूपी से, कोई राजस्थान से, उसकी 4-4, 5-5, 10-10 वोट मिलेंगी और ये हम होने नहीं देंगे। हमारे नेताओं ने, नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और राव नरेंद्र सिंह जी जो हमारे प्रधान है, अध्यक्ष हैं पार्टी के, उन्होंने यही तो कहा है, हम जो पात्र है उसको आंच नहीं आने देंगे, उसकी वोट कटने नहीं देंगे, और जो अपात्र है, जो बाहर से जो मोदी की ट्रेनिंग, मोदी बोलने की भी ट्रेनिंग दी जाती है और जहां मोदी जी जाते हैं वो 3 दिन पहले पहुंच जाते हैं, सैलरी है उनकी 35,000 रुपए महीने की। अरे 12 साल से बाहर हो, आपस में झगड़ा चल रहा है, आपस के अंदर गुटबाजी चल रही है, एक यात्रा चली रही है। रविंद्र जी, बीच में मत बोलिए, मैंने आपको पूरा समय दिया था, आप अपनी बात को रखा। अभी फिलहाल सुरेश जी को अपनी बात रखने दीजिए। मतलब चुनाव आयोग की बात चल रही है या माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर कहां से चले गए बीच में? अभी देखिए, ऐसे डिबेट नहीं होती, आपने पता नहीं क्या क्या बोला, हम सुनते आप रहे। अपना देखिए ना सुरेश जी, आप रविंद्र जी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, एसआईआर की बात कीजिए। रविंद्र जी सुन लीजिए, सुरेश जी रखिए अपनी बात को। हाँ, मैं समय नहीं वेस्ट करूंगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि घुसपैठिए के तौर पे भारतीय जनता पार्टी और संघ के चंडाल लोग अंधभक्त हैं, यहाँ पर उनको हम बाहर निकालेंगे। दूसरी बात, देखिए शब्दों की गरिमा बनाकर रखते हैं। मैं रविंद्र जी आपको भी बोल रही हूँ, सुरेश जी आपको भी बोल रही हूँ, शब्दों की गरिमा बना के रखते हैं कि चर्चा बेहद जरूरी है। अब जिस तरीके से लगातार बयानबाजी देखने को मिलती है, सुप्रीम कोर्ट का भी बयान सामने आ गया, अगर आप सही से बात करेंगे तो जनता तक स्पष्ट संदेश जाएगा। नहीं, सही कर रहे हैं। जो लोग हरियाणा को जलाने की ट्रेनिंग लेकर 2016 में हरियाणा को इन्होंने जला के रख दिया, डीजीपी देखिए सुरेश जी, अभी फिलहाल एसआईआर पर करेंगे, मैं आगे बढ़ जाऊंगी। मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप बीच में मत बोलिए, मैंने आपको आपका पूरा समय दिया है। ये इतना टाइम खा के पैनल में और भी लोग मौजूद है, मेरे को उनके पास भी जाना है। रविंद्र जी, मुझे माइक म्यूट कराना पड़ेगा। सुरेश जी अपनी प्रतिक्रिया रखिए। मैं विषय के ऊपर बोल रहा हूँ, मेरी बात गलत नहीं है। मैं तो बल्कि अभी तक वो बात नहीं बोली थी जो मुझे बोलने के लिए विवश कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के लिए करनाल बहुत अहम जिला है। करनाल में एक नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनकी खट्टर साहब के साथ और तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ फोटो है। उनका नाम है विजय वेदपाल। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि मेरे को धमकी मिली है। पुलिस ने जांच में आप एसआईआर के ऊपर बोल लीजिए ना, उन्होंने कहा एसआईआर की क्या तैयारी है, आपकी टीम की क्या तैयारी है? 1 मिनट की बात है सिर्फ।
मैं उसके बाद छुट्टी कर लूंगा। आप SIR के ऊपर बोलिए ना। बात है, घुसपैठिया की बात कर रहा हूं मैं। आप जो बात कर रहे हैं उसी का जवाब दे रहा हूं। पाकिस्तान से पुलिस ने यह कहा है, करनाल पुलिस ने, SHO ने, वीडियो है सोशल मीडिया पर, कि यह धमकी पाकिस्तान से उन्होंने खुद को दिलाई और बीजेपी के एक पार्षद ने इसको खुलासा किया कि मेरे पे धमकी आई कि आप रिकॉर्ड कर लेना। बीजेपी का एक नेता पाकिस्तान से खुद के फोन पे धमकी दिलवा सकता है हमला करने की, तो वो तो अपने जो विरोधी हैं उनको हमला करवा भी सकता है। तो ऐसी पार्टी को आप क्या बोलेंगे? घुसपैठिया सब तो छोटा, ये तो देशद्रोही लोग हैं। और ये बात यही तो बात ही, उसमें देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए ऐसे बीजेपी। तो आपको शुरू से ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगी। ठीक है ओंकार जी, फिलहाल देखिए मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से पूरा मुद्दा गरमा रहा है और चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है। सत्ता पक्ष तो बोल रहा है कि, और कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए भी ये चीज अच्छी है ना, अगर SIR होता है, जो वोट अब नए बन रहे हैं उनकी भी एंट्री होगी, और जो घुसपैठिया हैं जिनकी वोट नहीं है जायज वो हटेंगे, तो कहीं ना कहीं तो विपक्ष के लिए भी अच्छी बात है ना। बहुत अच्छी बात है प्रिया जी, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि SIR की प्रक्रिया का विपक्षियां पार्टी विरोध कर रही है। एक नैरेटिव सेट कर दिया गया। हम तो विरोध नहीं कर रहे आपका, आप करिए, लेकिन हम उस चीज का तो विरोध करेंगे कि अगर कोई वोट आप गलत काटोगे या गलत बनाओगे तो हम विरोध करेंगे। हम नहीं विरोध करते आपका। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज 82.5 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा है। उन सबका बायोडाटा बायोमेट्रिक हो चुका है, उन सबका आधार कार्ड लिंक है। तो आधार कार्ड को वोट कार्ड से क्यों नहीं लिंक किया जा रहा, और वोट कार्ड को बायोमेट्रिक से क्यों नहीं लिंक किया जा रहा? जब 5 किलो अनाज बायोमेट्रिक करके मिलता है, मशीन में अंगूठा लगता है, आंख की पुतली देखती है, तो वोट जैसा महत्वपूर्ण, जिसमें लोकतंत्र का सारा बेस निर्भर करता है, लोकतंत्र पूरे का पूरा वोट प्रणाली पर निर्भर है, तो इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को क्या हम बायोमेट्रिक इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं आपके पास आऊंगी। फिलहाल देखिए जानकारी SIR मुद्दे से जुड़ी हुई आ रही है, अब आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होगी। SIR मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं का बड़ा बयान देखने को मिला है। राव नरेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान अब साफ दिया है, कांग्रेस को SIR के तरीके पर ऐतराज है। ये साफ तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, और हमारा प्रयास है जो लिस्ट बने वो सही हो, ये राव नरेंद्र सिंह कहते हुए नजर आए। हर नागरिक की, हर वोटर की संतुष्टि बेहद जरूरी है। अब देखिए SIR तो हो रहा है, देश भर में अब SIR देखने को मिल रहा है। अब हरियाणा में SIR की प्रक्रिया होनी है। अब लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट की भी जो है प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में स्पष्ट देखने को मिली, और अब नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव नरेंद्र सिंह का भी इस पूरे मामले पर अब बयान सामने आ गया है। सामने जो ये बयान आया है, कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस को SIR के तरीके पर ऐतराज है। ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारा प्रयास है जो लिस्ट बने वो बिल्कुल सही हो। राव नरेंद्र सिंह की तरफ से कहा गया कि हर नागरिक की, हर वोटर की संतुष्टि बेहद जरूरी है। फिलहाल देखिए आज कांग्रेस की बैठक भी देखने को मिली, और अब लगातार जो है कांग्रेस इस पर नजर बनाए हुए है। ये भी साफ तौर पर कहा गया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से, कोई भी हम गलत वोट जुड़ने नहीं देंगे और सही वोट कटने नहीं देंगे। यानी कि अब पूरी कांग्रेस पार्टी सजग हो गई है, तैयारियां शुरू कर दी गई है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप देखने को मिल रहे हैं, चुनाव आयोग पर भी आरोप देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। फिलहाल ये जानकारी, ये अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस पूरे मामले पर ऐतराज जताते हुए नजर आए, उनकी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। ठीक है, फिलहाल इसी के साथ हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। ओंकार जी, मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया था, अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। प्रिया जी, मेरा ये कहना है कि वोट की प्रक्रिया को आधार कार्ड से लिंक होना बहुत जरूरी है। इतनी बड़ी प्रक्रिया SIR की चल रही है, लगे हाथ ये भी क्यों ना हो जाए। और दूसरा, वोट का बायोमेट्रिक होना बहुत जरूरी है, ताकि वोट की डुप्लीकेसी, एक व्यक्ति 2-2 वोट ना डाल पाए, या किसी व्यक्ति की वोट कोई और ना डाल पाए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, EVM के ऊपर बार बार प्रश्न उठते हैं। जब बीजेपी थी सत्ता में की बजाय विपक्ष में, तब बीजेपी भी प्रश्न उठाती थी। तो क्यों ना बीजेपी ऐसा काम कर दे कि आने वाली सत्ताओं को इसके बारे में कोई दुख झेलना ना पड़े। आज अगर हम EVM को छोड़ के, क्योंकि बहुत से लोग, बहुत से देश EVM को त्याग चुके हैं, अगर हम सारे चाहते हैं कि बैलेट पर चुनाव हो, तो बीजेपी को क्या दिक्कत है?
अब पंजाब में बैलेट पर चुनाव हो रहे नगर निकाय विभाग के, बीजेपी वहां पे भी ईवीएम प्रयोग करना चाहती थी, क्यों? और बहुत अफसोस की बात है, जब बैलेट पर चुनाव होते थे, मेरे को पूरी तरह से याद है, सुबह चुनाव होते थे, शाम को 5 या 6 बजे तक वोटिंग होती थी, 1-2 घंटे के अंदर रिजल्ट आ जाता था। और अब कोई भी चुनाव होता है तो वोटिंग के लिए अलग दिन होता है, रिजल्ट के लिए 4-5 दिन, हफ्ता 15 दिन का समय होता है। उस दौरान मशीन में कुछ भी हो सकता है। आप देखिए प्रिया जी, जब हम यहाँ पे बैठे हुए चंद्रयान को श्रीहरिकोटा से नियंत्रित कर सकते हैं जो करोड़ों किलोमीटर दूर है, तो ईवीएम किस खेत की मूली है? ईवीएम को कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए सरकार को यह सत्ता किसी की बपोती नहीं है, परिवर्तनशील है, कुदरत का नियम है परिवर्तन। आज बीजेपी है, कल हम होंगे, परसों कोई और होगा। इसलिए ये ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते कि किसी भी व्यक्ति को इसमें कोई गिला शिकवा या कोई विरोध ना हो। अगर कांग्रेस कह रही है कि किसी गलत व्यक्ति की वोट नहीं आनी चाहिए तो नहीं आनी चाहिए, इसमें कौन सी गलत बात है? और सही व्यक्ति की वोट नहीं कटनी चाहिए तो नहीं कटनी चाहिए, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। पारदर्शिता प्रिया जी बहुत जरूरी है। पारदर्शिता ही है जो हमें लोकतंत्र के अधिकार देती है। अगर पारदर्शिता ही नहीं होगी, क्या कर रहा है चुनाव आयोग, क्या बीजेपी कर रही है, किसकी वोट बन रही है, किसकी कट रही है, अगर ये पारदर्शिता नहीं होगी तो मेरे को लगता है लोकतंत्र के कोई मायने नहीं होंगे। फिर चुनाव कराओ या ना कराओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता विश्वास खो जाएगी। ठीक है ओंकार जी, फिलहाल वरिष्ठ पत्रकार की भी मैं राय ले लेती हूँ। केसी मलकानिया जी, पर देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से सवाल उठ रहे हैं, और सवाल ही कोई पहली बार नहीं उठ रहे, जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से ये सवाल उठाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष में डर देखने को मिल रहा है। अब विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है जिस तरीके से बार बार जल्दबाजी की जाती है, ऐसा क्यों किया जाता है? पश्चिम बंगाल पर भी जो है सवाल उठाते हुए नजर आए। फिलहाल आपने पूरे पैनल को भी सुना और मैं भी फिलहाल आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर जानना चाहूंगी। जी मलकानिया जी। प्रिया जी, ये जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, इसमें एक बात रखी है कि जिसका वोटर लिस्ट में नाम है और 2000 से पहले भी उसका नाम है, उसको रखा जाएगा। तो इसमें प्रैक्टिकली डिफिकल्टी आती है कि जैसे किसी की लड़की की शादी होती है, वो ससुराल चल जाती है और वहां उसका वोट बना हुआ है, परंतु 2000 से बाद में उसकी शादी हुई है तो उसका वोट वहां नहीं है। 2000 से पहले हो ही नहीं सकता जब उसकी मैरिज नहीं हुई है। मेरे साथ प्रैक्टिकल ये है कि मेरी बहू थी तो उसका उन्होंने कहा कि इसकी 2000 से पहले की वोट बताओ कहाँ है, वो लाओ। मैंने कहा इसकी मायके बनी है, कहते हो मंगा दो। एक बहू की मैंने मंगा दी, दूसरी की नहीं आई तो वोट कट के अब एमसी में वो वोट नहीं डाल रहे। इस प्रकार वोट कटेंगे, ये जो अनगैली है वो मतदाताओं की है। ये मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी वोट उन्होंने चुनाव आयोग ने काट दी, वो मेरी कमजोरी थी, मैं उस पुरानी वोट को नहीं ला सका। 2000 से पहले जो बहू शादी करके हमारे घर में आई है, उसकी वोट वहां से लाना मेरी ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी है, वो लाए और उसको एंटर कराए। तो इस प्रकार की डिफिकल्टी आएंगी कई जगह। जो वोट पुरानी वोट कहाँ है वहां से लाकर 2000 के पहले की बतानी और प्रेजेंट वोट को मैच करना, ये बहुत जरूरी है। इसके कारण भी बहुत सी वोटें कटेंगी, जायज वोटें भी कटेंगी और उसकी जिम्मेवारी पार्टी की भी है और जो मतदाता है उसकी भी जिम्मेवारी है कि वो वोट लाकर पेश करे। जो पार्टियां बीएलए हैं, जो बीएलए 1 और 2 है, और पार्टियों को जो आप नियुक्त कर रहे हैं, आपको जाना चाहिए घर घर जाकर देखो कौन सी जाली वोट है, कटाओ उसको। जो वोट गलत है, जो व्यक्ति वहां नहीं रह रहा है या छोड़ चुका है और वोट उसने गलत बनाई है, बिहार का, यूपी का, कहीं का भी है, यहाँ आया वोट बनी, उसके बाद वो चला गया, अब यहाँ वोट उसकी चल रही है। तो जब एसआईआर हो रही है, अगर उसकी वोट रहती है तो वो पार्टी की ड्यूटी भी है। अगर कांग्रेस, बीजेपी या दूसरी पार्टी है, उनके होते हुए, बीएलए के होते हुए वोट फिर स्टिल वो एग्जिस्ट करती है, तो वो पार्टियों की जिम्मेवारी भी है बीएलओ के साथ। तो बीएलओ की तो ये ड्यूटी है ही है कि 2000 से पहले की और प्रेजेंट वोट को जो है वो मैच करे। इस प्रकार भी बहुत सी वोटें कटेंगी, कट रही है।
इसमें मैं संदेह नहीं कर रहा हूं कि विपक्ष का आरोप गलत है कि वोटें गलत वोटें कट रही, परंतु वोट जो कट रही है उसको आप बनवा सकते हैं, उसके बाद भी बनवा सकते हैं। अगर आपकी रुचि नहीं है कि कौन इस मेले में बड़े वहां से बहू की वोट लाए और यहाँ उसको एडजस्ट कराए, छोड़ो एक वोट चल जाती है तो वोट तो कट गई ना। आप तो उसको कटी और वोट करेंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने अपनी कुछ कहना चाहता हूं। जी मलकानिया जी, अभी फिलहाल ओंकार जी अपनी बात रखना चाहते हैं। जी ओंकार जी रखिए अपनी बात को। चलो प्रिया जी, मेरे बुजुर्ग साथी हैं मलकानिया जी, बहुत रिस्पेक्टेड हैं। इन्होंने एक बात कही कि व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि अपनी बहू की 2001 वाली वोट लेके आए। कहना बहुत आसान है मलकानिया जी, जरा फील्ड में उतर के देखना। 2001 में जो लड़की की शादी हो चुकी है, जिसके माता पिता एक जगह स्थायी नहीं है, वो कहां से ढूंढ के लाएगी? कहना बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है, हम भी सोचते हैं, लेकिन आप धरातल पर नहीं गए। कट गई है, मैं कह रहा हूं ना। मलकानिया जी सुनिए, मलकानिया जी मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपने तो कह दिया कि व्यक्ति की जिम्मेवारी है, चुनाव आयोग की जिम्मेवारी नहीं है। जो व्यक्ति 2001 के बाद लगातार वोट डाल रहा है, चुनाव आयोग आंखें बंद करके बैठा है। आप क्या बीजेपी के हाथ में खेल रहे हैं मलकानिया जी? बहुत अफसोस की बात है। जायज को जायज कहना ही मर्दानगी है और कुछ नहीं है। आप देखिए, एक व्यक्ति जो 2001 के बाद 4 में भी वोट डाल रहा है, 5 में भी डाल रहा है, 9 में भी डाल रहा है। और सुनिए, ऐसा एक मिनट रविंद्र जी, मैंने आपकी बात में नहीं बोला। प्रिया जी मेरे को बात पूरी करने दीजिए, मैंने इनके बाद। रविंद्र जी आपके पास आऊंगी, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, रखने दीजिए। ओंकार जी कंप्लीट कीजिए अपनी बात को। 2001 के बाद आज 26 आ गया। 25 वर्ष से जो व्यक्ति वोट डाल रहा है, उस व्यक्ति को आप कह रहे हो अपनी घरवाली की वोट लेके आ, फलानी जगह से लेके आ, और वहां पे 25 साल बाद जाएगी अगर घरवाली तो कौन मिलेगा उसको? मलकानिया जी मेरे को इतना बता दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमारे वरिष्ठ हो, लेकिन जो भी बात हो कम से कम देश के और अरे मैं बात तो उनसे कर रहा हूँ। अरे सुनिए प्रिया जी, मैं बात मलकानिया जी से कर रहा हूँ। मलकानिया जी चर्चा संभव नहीं होती है। जब सुरेश जी बोल रहे थे आप तभी बीच में इंटरप्ट कर रहे थे, आपकी बारी में कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा है। आप बात को रखने दीजिए, कंप्लीट होगी, मैं आपके पास आऊंगी। मैं बात तो मलकानिया जी से पूछ रहा हूँ। और एक सबसे बड़ी बात है, आज डिजिटलाइजेशन का जमाना है, हर एक चीज आधार कार्ड से जुड़ चुकी है। अगर हम 2001 की वोटर लिस्ट को, ये चुनाव आयोग का काम है हमारा नहीं, 2001 की वोटर लिस्ट को, पूरे देश की वोटर लिस्ट को, उसको आधार कार्ड से लिंक कर दें, हम एक क्लिक से पता लगा सकते हैं ओंकार सिंह की वोट 2001 में कहां थी, सुरेश जी की वोट 2001 में कहां थी। ये काम चुनाव आयोग क्यों नहीं करता? क्यों विपक्ष के दिमाग में संशय आती है? हम शंकित क्यों होते हैं? अगर चुनाव आयोग सही माने में देश का सुधार करना चाहता है, वोटर लिस्ट का सुधार करना चाहता है, तो 2001 वाली लिस्ट को क्यों नहीं ऑनलाइन आधार कार्ड से लिंक कर देते? कितना समय लगेगा? बहुत बेरोजगारी है हमारे देश में, प्रदेश में। उन बेरोजगारों को इस ड्यूटी पे लगाया जाए और आधार कार्ड को 2001 की वोट से लिंक कर दिया जाए। ये ड्यूटी चुनाव आयोग की है, ना कि एक व्यक्ति की। मैं अपनी घरवाली की वोट लेके आऊं, सुरेश जी अपनी घरवाली की वोट लेके आए। ये मलकानिया जी, अगर आपको करना पड़ जाए, आप भी मैदान छोड़कर भाग जाओगे। मैंने मैदान छोड़ दिया, मैंने आपकी बात मान ली, परंतु एक जागरूक मतदाता की भी ड्यूटी है। पर इसके साथ साथ BLO जो है वो ऐप दिखाता है। ऐसा मलकानिया जी, आज प्रत्येक व्यक्ति 2 रोटी कमाने के चक्कर में एक दिन खराब होता तो पता लगता कि आज की दिहाड़ी चलेगी। मलकानिया जी जरा धरातल पर सोचिए, आप जिस व्यक्ति को कह रहे हैं अपनी घरवाली की वोट लेके आ, वो व्यक्ति कहां से लेके आएगा? कितने दिन खराब करेगा? जबकि वो काम चुनाव आयोग मिनटों में कर सकता है। यही बात मैंने मानी कि वोट कट रहे हैं, इस जायज वोट भी कट रहे हैं। ये बात मैंने मानी कि विपक्ष का आरोप काफी हद तक सही है कि वोट इस तरह कट रहे हैं कि जो डेडलाइन आपने दे रखी है 2000, उससे पहले के वोट लाना थोड़े मुश्किल है, और उसको लाने में और वोटर लिस्टों को जो भी नया काम होता है उसमें कमी आती है। हो सकता है चुनाव आयोग इस पर विचार करे और इसको किसी न किसी तरह ठीक करे। आपके सुझाव को ठीक है मलकानिया जी, दूसरी पार्टियों के सुझाव को मान सकते हैं। ठीक है सुरेश जी अपनी बात को रखिए। जी प्रिया जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि बात हो रही थी कि कांग्रेस पार्टी या विपक्ष न्यायपालिका का सम्मान नहीं कर रहा और चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है उसका भी सम्मान नहीं कर रहा। हम बताना चाहते हैं
कि न्यायपालिका का भी पूरा सम्मान है और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं का भी पूरा सम्मान है, लेकिन लोकतंत्र को बचाकर रखने की, संविधान को बचाकर रखने की विपक्ष की जो जिम्मेदारी है, जो जवाबदेही है, उसको भी हम जनता के सामने पारदर्शिता के साथ रखना चाहते हैं। उस जिम्मेदारी से हम भाग नहीं सकते। और हमें संदेह क्यों हुआ चुनाव आयोग पे, मैं एक सेकंड में वो बात भी क्लियर करना चाहता हूँ भाजपा के साथी को। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पंडित नेहरू जी जब प्रथम प्रधानमंत्री बने, जिनकी आज पुण्यतिथि भी है, पंडित नेहरू के जमाने से लेकर और मोदी काल तक, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का फैसला करने के लिए संवैधानिक तौर पे 3 सदस्यों की एक कमेटी बनती थी, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री देश के, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और नेता प्रतिपक्ष, 3 अलग अलग, प्रधानमंत्री अलग पार्टी के हैं, नेता विपक्ष उनके दूसरी पार्टी के होंगे, एक नेचुरल बात है। और जो न्यायपालिका के सबसे बड़े पद पर हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वो अलग, यानी तीनों की राय से इस निष्पक्ष चुनाव आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति की जाती थी। पंडित नेहरू जी के टाइम से लेकर, आजादी के समय से लेकर अब तक चलता रहा, लेकिन मोदी जी ने आके क्या किया, उस कानून में फेरबदल कर दिया। उसमें क्या किया, अब उस कमेटी में 3 लोगों में कौन कौन है, प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष है, और तीसरा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जगह सरकार ने अपने एक मंत्री का नाम डाल दिया। यानी 3 में से 2 वोट, 2/3 बहुमत सरकार का हो गया, यानी आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी का हो गया, और उनके मंत्री अमित शाह जी की 2 वोटें होगी, नेता विपक्ष राहुल गांधी जी अकेले रह गए। तो ऐसे में हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये फेरबदल होने के बाद चुनाव आयोग निष्पक्ष बचा हुआ है? अगर आपने निष्पक्षता रखनी, मर्यादा रखनी थी। माफी चाहूंगी।